माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस लाइव क्लास में जुड़ जाइए। जो स्टूडेंट अभी जुड़े हुए हैं जल्दी से जल्दी से आप लोग इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए अपने सारे ग्रुप में, अपने सारे दोस्तों के पास, ताकि जो भी आपके दोस्त, आपके ग्रुप में जितने सारे भी लड़के हैं सभी इस चैनल पर आएं और बेजोरदार तरीके से क्लास करें और बिहार बोर्ड मैट्रिक की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से करें। चलिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? हिंदी, जिसके बुक का नाम है गोधूली। तो आज हम लोग हिंदी के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम लोग हिंदी के दूसरे नंबर चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है 20 के दांत, जो कि एक बहुत ही लाजवाब कहानी है। पढ़ने में बहुत ही ज्यादा आप लोगों को आनंद आ जाएगा। अगर आप लोग पहले से भी पढ़े होंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो इस कहानी के बारे में जानते होंगे कि आखिर क्यों इस कहानी का नाम पड़ा 20 के दांत। ठीक है ना? तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको एकदम फिल्म की तरह इस कहानी को दिखला देंगे। आपको लगेगा ना कि हम फिल्म देख रहे हैं, ऐसे आपको हम कहानी को बताएंगे। बहुत ही मजेदार कहानी है। आप लोगों को इस कहानी से बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलेगा और पढ़ने में तो मजा आएगा ही। तो चलिए, आज का यह क्लास आप लोग जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं, जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके, क्योंकि यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का पढ़ाई हो रहा है, नियमित रूप से क्लास चल रहा है, बेजोरदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है। तो जो नए स्टूडेंट हैं, पहली बार आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो नए स्टूडेंट हैं वो तो सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन जो पुराने स्टूडेंट हैं वो जल्दी से आप लोग लिंक को शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं दूसरा नंबर चैप्टर। दूसरा नंबर चैप्टर जिसका क्या नाम है? 20 के दांत। 20 का दांत किसका होता है? कौन सा ऐसा जीव जंतु है जिसका 20 का दांत होता है? बताइए तो। सांप का होता है ना? बहुत ही अच्छा, सांप का होता है। सांप का 2 दांत जो होता है ना वह 20 वाला दांत होता है। तो आखिर इस कहानी का नाम 20 का दांत ही क्यों पड़ा? इसमें तो सांप का कोई चर्चा है नहीं। अगर आप लोग इस पूरे कहानी को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ, सच में इस कहानी का जो नाम है ना वह 20 का दांत ही होना चाहिए था। चलिए, तो सबसे पहला नंबर सवाल आपका शीर्षक से ही बनता है, जो कि बार बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है कि 20 का दांत कहानी कौन सी विद्या है, या फिर कह सकते हैं कि 20 का दांत पाठ की कौन सी विद्या है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है, 20 का दांत पाठ की कौन सी विद्या है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि 20 का दांत जो है क्या है? एक कहानी है। 20 का दांत क्या है? कहानी है। 4 ऑप्शन दे देगा, कहानी है, कविता है, निबंध है, आत्मकथा है, क्या है? तो 20 का दांत एक कहानी है, आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम आपको इस कहानी के लेखक परिचय के बारे में बताते हैं कि इस कहानी के लेखक कौन है। इस कहानी के लेखक कौन है और हल्का फल्का उनके जीवन के घटना के बारे में बताएंगे। उनका जन्म कब हुआ, उनके पिताजी का नाम, उनके माताजी का नाम, उनका पढ़ाई कहां पर हुआ, सब कुछ हम आपको इस कहानी के माध्यम से बताएंगे, जो कि एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कहानी है। चलिए, तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा कि यह जो चैप्टर है 20 के दांत, इनके लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा नाम याद रहेगा ना? 20 के दांत कहानी के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपना यहां से बन गया था कि 20 के दांत पाठ की कौन सी विद्या है, तो कहानी है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यह बन गया कि 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है, तो नलिन बिलोचन शर्मा। 2 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारा यहां से कंप्लीट हो गया। नलिन बिलोचन शर्मा का हम चित्र लगा दिए हैं, जो कि आपके हिंदी के किताब में भी दिया हुआ है। ठीक है ना? सबसे पहले देखते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 ईस्वी को। 18 फरवरी 1916 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ था। और कहां में हुआ था? तो पटना में ही हुआ था। भाई, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इनका जन्म जो हुआ था ना वह पटना में ही हुआ था। कहां पर? पटना में कहां पर? बदरघाट। बदरघाट। कितने स्टूडेंट हैं जो पटना से हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए। तो अभी हमसे जो भी छात्र पढ़ रहे हैं
इसमें से कितने स्टूडेंट हैं जो पटना के हैं, और वह भी कमेंट करिएगा जो पटना में बदरघाट के आसपास रहते हैं। फटाफट से आप लोग कमेंट करिए, कितने स्टूडेंट हैं जो पटना में हैं, नीचे कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा। तो जो नलिन बिलोचन शर्मा हैं, इनका जन्म जो हुआ था ना, वह 18 फरवरी 1916 ईस्वी को कहां में हुआ था? पटना में ही हुआ था, और जगह का नाम है बदरघाट। आप लोगों को ध्यान रहेगा, बिल्कुल ध्यान रहेगा। इनके पिताजी का क्या नाम था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम क्या था? तो ध्यान रखिएगा, नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामावतार शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का नाम था पंडित रामा अवतार शर्मा। ध्यान रहेगा ना, पिताजी का नाम, लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा, लेखक के पिताजी का नाम पंडित रामा अवतार शर्मा। ध्यान रखिएगा। यहां से 2, 3, 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो अपना कंप्लीट हो गया, जो कि अधिकांश बार पूछा है। पहला, यह पाठ की कौन सी विद्या है? तो कहानी है। दूसरा, इस चैप्टर यानी 20 के दांत के लेखक कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। उसके बाद नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ? 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था? तो पंडित रामावतार शर्मा। देखिए, आपके किताब में तो लेखक परिचय 1 पेज में दिया है, बहुत लंबा चौड़ा दिया है, लेकिन उसमें से जो चीज पूछता है हम सिर्फ उसी चीज को यहां पर शामिल किए हैं, जिससे कि कम पढ़ करके आपको परीक्षा में लड़े और आप ज्यादा नंबर ला सकें। कम पढ़ करके ज्यादा नंबर ला सकें। ज्यादा पढ़ने से, फालतू पढ़ने से कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना। तो सिर्फ उतना ही पढ़िए, उतना ही याद करिए जितना आपके परीक्षा में पूछता हो, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग समझ गए। नलिन बिलोचन शर्मा, जन्म 18 फरवरी 1916, बदरघाट पटना, और पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा। उसके बाद माता जी का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा के माता जी का क्या नाम था? रत्नावती शर्मा। रत्नावती शर्मा, ध्यान रखिएगा, माता जी का नाम था रत्नावती शर्मा। यानी कि शर्मा टाइटल सब में लगता था, इनके पूरे परिवार में शर्मा टाइटल लगता था, ठीक है ना। जैसे नलिन बिलोचन शर्मा, रामा अवतार शर्मा, रत्नावती शर्मा, यानी कि चाहे औरत रहे या फिर जेंट्स रहे, कोई भी रहे, सब में क्या लगता था भाई? शर्मा लगता था। यानी कि यह शर्मा परिवार से बिलोंग करते थे। इतना तो आप लोग समझ गए। पटना में भले ही इनका जन्म हुआ हो, लेकिन यह मगही नहीं बोलते थे। जैसे हम लोग अगर पटना के आसपास के रहते हैं, पटना हो गया, नालंदा हो गया, जहानाबाद हो गया, गया हो गया, उसके बाद बिहार शरीफ तरफ चले जाइए, ये सब जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर मगधी भाषा बोली जाती है, मगही जिसको भी बोलते हैं। लेकिन इनका जन्म पटना में भले हुआ, लेकिन यह बोलते थे भोजपुरी भाषा, ठीक है ना। जो नलिन बिलोचन शर्मा है, इनका जन्म पटना में भले हुआ, लेकिन यह बोलते थे आरा छपरा वाला भाषा। आरा छपरा में भोजपुरी बोला जाता है ना, तो यह भोजपुरी भाषा ही बोलते थे। आरा छपरा से कितने लोग हैं? आरा छपरा से कितने लोग बिलोंग करते हैं जो हमसे पढ़ाई कर रहे हैं? फटाफट से कमेंट करिएगा। तो लाइव चैट में नहीं, कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर, हम आरा छपरा से हैं, हम पटना से हैं। और जो भी स्टूडेंट जहां से भी है ना, अपने बारे में कमेंट एक बार जरूर करिएगा। चलिए, तो यहां तक आप लोग समझ गए इनका भाषा कौन सा था? तो भोजपुरी था। एक बहुत ही जबरदस्त बात है इनके बारे में, समझ लीजिए। इनका जो पूरा पढ़ाई हुआ ना, वह पटना में ही हुआ। इनका जो पूरा का पूरा पढ़ाई हुआ, बचपन से लेकर के एमए एमबीए तक, सब कहां से हुआ भाई? पटना से ही हुआ। और यह एमए की पढ़ाई, ठीक है ना, कहां से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय से किए थे। पटना विश्वविद्यालय, ध्यान रखिएगा, पटना विश्वविद्यालय से यह पढ़ाई किए। पटना विश्वविद्यालय, पटना विश्वविद्यालय से यह पढ़ाई किए। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है? तो यह पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई भी किए और बाद में पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी बन गए। सबसे जबरदस्त बात तो यह है कि जो स्टूडेंट जिस स्कूल से पढ़ाई करे और बाद में उसी स्कूल का हेडमास्टर बन जाए, बताइए गर्व की बात है कि नहीं है? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं, वह पटना विश्वविद्यालय से पढ़ाई किए थे और पटना विश्वविद्यालय में ही वह प्रधानाध्यापक बन गए, ठीक है। पटना विश्वविद्यालय में ही वह प्रधानाध्यापक बन गए, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? पटना विश्वविद्यालय का प्रधानाध्यापक तो बन गए। क्या बन गए भाई? तो प्रधानाध्यापक बन गए, पटना विश्वविद्यालय का प्रधानाध्यापक बन गए। और इतना ही नहीं हुआ, इतना ही सिर्फ नहीं हुआ, सिर्फ प्रधानाध्यापक ही बनकर के नहीं रह गए। 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष भी बन गए।
1959 ईस्वी में पटना विश्वविद्यालय का अध्यक्ष बन गए और अध्यक्ष के पद पर तब तक रहे जब तक वह मर नहीं गए। यानी कि 12 सितंबर 1961 को उनका मृत्यु हुआ था। मृत्यु कब हुआ था? 12 सितंबर 1961 को। तो यानी कि 1959 से लेकर के 1961 तक, ज्यादा लंबा चौड़ा समय नहीं है। 59, 60, 61, सिर्फ 2-3 साल ही रहे, ठीक है ना। अध्यक्ष के रूप में कब तक रहे? तो सिर्फ 2-3 साल ही तक रहे, 1959 से लेकर के 12 सितंबर 1961 तक, ठीक है। तो सबसे ज्यादा मजेदार कौन सा बात है? सबसे ज्यादा मजेदार तो यही बात है कि जिस स्कूल से पढ़ाई किए, बाद में उसी स्कूल के हेडमास्टर बन गए, प्रधानाध्यापक बन गए। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा। यानी कि कहीं ना कहीं तो इनमें टैलेंट था, कहीं ना कहीं इनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज था, क्योंकि पटना विश्वविद्यालय कोई छोटा मोटा विश्वविद्यालय नहीं है। अभी भी आप लोग जाइएगा पटना यूनिवर्सिटी तो बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, और वहां मतलब समझिए कि जो भी स्टूडेंट पहले पढ़ते थे ना, उनका पूरा नाम होता था। मतलब समझिए कि एक तरह से छटा स्टूडेंट वहां से निकलता था। छांट छांट करके जो स्टूडेंट निकलता है ना, वह सब स्टूडेंट निकलता था। जो भी बिहार से जाने माने लेखक हो गए, कवि हो गए ना, पटना विश्वविद्यालय में जरूर पढ़ते थे, क्योंकि बहुत जबरदस्त पढ़ाई होता था, ठीक है। तो नलिन बिलोचन शर्मा का भी जन्म पटना में ही हुआ था, बदरघाट में, और पढ़ाई भी कहां से किए? पटना से ही किए। इस और पटना विश्वविद्यालय के प्रधानाध्यापक भी रहे। पटना विश्वविद्यालय के अलावा और भी रांची में भी वह प्रधानाध्यापक रहे थे, 1-2 जगह और प्रधानाध्यापक रहे थे, लेकिन फाइनली वह पटना विश्वविद्यालय के भी प्रधानाध्यापक रहे, और प्रधानाध्यापक के बाद वह 1959 ईस्वी में अध्यक्ष भी बन गए। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। और फाइनली उनकी मृत्यु कब हुई? तो मृत्यु हुई 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई? तो 12 सितंबर 1961 ईस्वी को नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु हो गई। यहां तक आप लोग समझ गए नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में सब कुछ। ज्यादा तो कुछ है नहीं, सिर्फ 2-3 पॉइंट ही है, आपको याद करना है। नलिन बिलोचन शर्मा लेखक हैं। 18 फरवरी 1916 ईस्वी बदरघाट पटना में इनका जन्म हुआ था। पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, ठीक है। पिता का नाम था पंडित रामावतार शर्मा, माता का नाम था रत्नावती शर्मा, भाषा था भोजपुरी, यह भोजपुरी भाषा बोलते थे। मृत्यु हो गया इनका 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। पटना विश्वविद्यालय में यह कौन से पोस्ट पर थे? तो प्रधानाध्यापक के पोस्ट पर थे, प्रधानाध्यापक का पद था। उसके बाद अध्यक्ष रहे 1959 ईस्वी से लेकर के 1961 ईस्वी तक। इतना आप लोग समझ गए। कभी कभी परीक्षा में यह भी पूछ देता है कि इनके कुछ रचना का नाम लिखें, ठीक है ना, इनके रचना का नाम लिखें। तो इनके बहुत सारे रचना है, बहुत सारा यार लेखक कहानी लिखे हैं, कविता लिखे हैं, गद्य लिखे हैं, उपन्यास लिखे हैं। लेकिन इसमें से 2-4-5 का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो कि आसान है। जैसे दृष्टिकोण हो गया, याद रहेगा ना, दृष्टिकोण। दूसरा हो गया साहित्य का इतिहास। दूसरा क्या हो गया? साहित्य का इतिहास। उसके बाद साहित्य का इतिहास दर्शन, सॉरी इसमें शामिल है साहित्य का इतिहास दर्शन। उसके बाद मानदंड हो गया, संत परंपरा हो गया, कहानी संग्रह हो गया, और एक और है क्या? 20 का दांत। 20 का दांत भी जो कहानी है ना, यहीं से लिया गया है। तो इसमें आप लोग एक और जोड़ सकते हैं 20 का दांत। हम 20 का दांत यहाँ पर इसलिए नहीं लिखे क्योंकि हम लोग खुद 20 का दांत पढ़ ही रहे हैं, ठीक है ना। 20 का दांत तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं। तो एक वो हो गया, इसके अलावा यह सब है। इसके अलावा भी और बहुत सारा है, लेकिन थोड़ा सा नाम उसका टफ है, आप लोगों को याद नहीं होगा, इसलिए आप लोग सिर्फ उसी को याद रखिए, 5-6 नाम जो कि आपको आसानी से याद हो जाए। तो नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में इतना सा ही है। नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में यदि आप लोग इतना जानकारी रखते हैं, तो नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में इससे हट करके क्वेश्चन नहीं पूछता है। अगर नलिन बिलोचन शर्मा से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछेगा ना, तो इससे हट करके बिल्कुल नहीं पूछेगा, इसी में से पूछेगा। अब चलिए, तो लेखक के बारे में तो आप लोग समझ गए, लेखक परिचय तो अच्छे तरीके से जान गए। अब हम लोग देखते हैं कहानी का सारांश। क्या? कहानी का सारांश, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो 20 के दांत कहानी का सारांश अब हम लोग देखेंगे, जो कि क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए, 20 का दांत कहानी हम लिखे हैं। इसमें एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी वर्ड को या फिर जो भी सेंटेंस को हम हाईलाइट किए हैं ना, यह समझिए कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सेंटेंस है। यहां से क्वेश्चन पूछता है सीधे सीधे आपके परीक्षा में, ठीक है ना। सब कुछ हम आपको अभी बताएंगे, बस आप लोग ध्यान से बस समझते जाइए। चलिए, तो हम लोग कहानी का सारांश पढ़ते हैं। सारांश कहने का मतलब होता है कि कहानी को शॉर्टकट तरीके से लिखना।
कहानी को शॉर्टकट तरीके से लिखना, यानी कि जो 5 पेज का कहानी है ना, उसको हम लोग 1-1.5 पेज में लिख लेंगे, लेकिन अर्थ वही निकलेगा जो 5 पेज से निकल रहा था। ठीक है, तो चलिए हम लोग कहानी का सारांश, और ध्यान रखिएगा यह बार बार परीक्षा में पूछता है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब पूछेगा तो 5 नंबर का पूछेगा, या फिर पहले तो 10 नंबर का पूछता था, लेकिन अब उसको 5 नंबर कर दिया है। ठीक है ना, चलिए तो कहानी का सारांश हम लोग लिखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग लेखक का नाम लिखेंगे, क्योंकि भाई सबसे पहले लेखक का परिचय आया है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लेखक का ही नाम लिखेंगे। तो हम लोग लिखेंगे कि 20 के दांत कहानी के कहानीकार नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं, और इस कहानी में अत्यधिक दुलार प्यार के कुपरिणाम एवं सामाजिक भेदभाव को उजागर करने का कार्य किया गया है। यानी कि इस कहानी में किस चीज के बारे में बताया गया है कि बच्चों को अगर ज्यादा, हद से ज्यादा दुलार प्यार मिलेगा तो क्या नतीजा होगा, क्या परिणाम होगा, इसी के बारे में इस कहानी में लिखा गया है। एक चीज तो बहुत अच्छी बात है कि बच्चों को ज्यादा दुलार प्यार भी नहीं देना चाहिए। आप लोग जानते होंगे अति सर्वत्र वर्जते, किसी भी चीज को हद से ज्यादा करना नुकसानदायक होता है। तो सब चीज पर ना लागू होगा जी, कोई एक चीज पर लागू होगा कि किसी चीज को हद से ज्यादा, अगर बच्चों को आप दुलार प्यार कर रहे हैं तो उतना भर ही करिए जितना भर कि बच्चे आपके कंट्रोल में रहें। ऐसा नहीं कि दुलार प्यार के चक्कर में वह आपके हाथ से ही निकल जाए और बेहाथ हो जाए। बेहाथ कहने का मतलब आपका सुने ही ना, बहुत कम उम्र में अपना मनमानी करना शुरू कर दें, तो फिर दिक्कत वाला बात है, फिर बच्चा आपका नाम रोशन नहीं करेगा बल्कि नाम और ज्यादा डुबा देगा। ठीक है ना, तो अगर चाहते हैं कि बच्चा हमारा नाम रोशन करे तो हिसाब किताब से ही अपने बच्चों को दुलार प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं कह रहे हैं कि दुलार प्यार ही नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ, कोई भी माता पिता अपने बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा संवेदनशील होते हैं, बहुत ही ज्यादा दुलार प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन प्यार करिए, बहुत ज्यादा प्यार करिए अपने बच्चों से, लेकिन दिखावा नहीं करना चाहिए कि हाँ हम तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ठीक है ना, उतना भर ही दिखावा करिए जितना भर की काम चल जाए। तो इस कहानी में यही बताया गया है कि अगर लड़कों से, अगर छोटे बच्चों से ज्यादा दुलार प्यार किया जाए तो उसका क्या कुपरिणाम होता है, उसका क्या कुपरिणाम होता है और सामाजिक भेदभाव कैसे उजागर होता है, इसी के बारे में बताया गया है एक कहानी के माध्यम से, एक उदाहरण दे करके। तो आप लोग ध्यान से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। कह रहा है कि इस कहानी में सेन साहब एक बहुत अमीर व्यक्ति हैं। इस कहानी के एक पात्र हैं जिनका नाम है क्या, सेन साहब। इस कहानी के पात्र हैं जिनका नाम है सेन साहब, जो क्या हैं भाई, तो फैक्ट्री के मालिक हैं। सेन साहब क्या हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, ध्यान रखिएगा। इन्हें अपने घर पर काफी घमंड है। जाहिर सी बात है कि घर बढ़िया अगर बनाए होंगे तो घर पर घमंड होगा, क्योंकि यह फैक्ट्री के मालिक हैं तो धनी आदमी तो होंगे ही, और घर बहुत अच्छा बनाए थे। तो घर जब अच्छा बनाए थे तो घर पर बहुत ज्यादा घमंड करते थे, अरे हमारा जैसा घर तो इस पूरे गांव में नहीं है, हमारा जैसा घर किसी का है ही नहीं। यानी कि इनको अपने घर पर बहुत ही ज्यादा घमंड था। यह गरीबों की भलाई करना नहीं जानते थे, यानी कि सिर्फ घर पर ही नहीं घमंड था, अपने आप पर भी बहुत ज्यादा घमंड था। ठीक है ना, अपने आप पर भी बहुत ज्यादा घमंड था, और यह कभी भी गरीबों का भलाई नहीं करना चाहते थे, गरीबों को हमेशा हे दृष्टि से देखते थे, चाहते थे कि उसको दबा करके रखा जाए। ठीक है ना, तो यह कभी भी गरीबों का मदद करना, गरीबों का भलाई करना नहीं जानते थे। इनकी एक नई कार काले रंग की है, यह इनकी एक नई कार है जिसको अभी तुरंत यह खरीदे हैं। ठीक है ना, इनकी एक नई कार है जिसको अभी कुछ ही दिन पहले या तुरंत खरीदे हैं, और कार का रंग कैसा है, तो काला है। यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि सेन साहब के कार का रंग कैसा था, बार बार पूछता है। देखिएगा आप लोग क्वेश्चन बैंक उठा करके, अधिकांश बार पूछता है कि सेन साहब के कार का रंग कैसा था। तो ध्यान रखिएगा, सेन साहब के नई कार का रंग जो था ना, वह काला था, काले रंग की कार है। ठीक है ना, काले रंग की कार है। उस कार का यह नाम भी दे दिए हैं, क्या दिए हैं भाई, जिसका नाम अस्ट्रीमल इंड है। कार का नाम क्या है, अस्ट्रीमल इंड है। तो कभी कभी यह भी पूछ देता है कि सेन साहब के कार का क्या नाम था, लेकिन ज्यादातर नाम नहीं पूछता है। हम कभी ऐसा नहीं देखे हैं कि बिहार बोर्ड में मैट्रिक परीक्षा में उनके कार का नाम पूछा है, यह नहीं पूछता है, इसलिए हम इसको हाईलाइट भी नहीं किए हैं। दाम जरूर पूछता है कि कार कितना में खरीदे थे, सेन साहब कार कितना में खरीदे थे। तो ध्यान रखिएगा कि सेन साहब जो कार खरीदे थे ना, वह 7,500 में लिए थे,
7,500 यानी 7500 में, ठीक है ना, 7,500, 7500 नहीं किताब में लिखा हुआ है, 7,500 ही लिखा हुआ है, तो परीक्षा में जब आए ना तो 7,500 ही आप लोग लिखिएगा, ठीक है। तो यहां से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन गया। सेन साहब के कार का रंग कैसा था, तो काला था। कार कितना में खरीदे थे, तो 7,500 में खरीदे थे। सेन साहब के बारे में इतना तो आपको समझ में आ गया कि सेन साहब एक धनी मानी परिवार के हैं, फैक्ट्री के मालिक हैं, गरीबों की भलाई करना बिल्कुल नहीं जानते हैं, गरीबों को दबा करके रखना चाहते हैं, एक नया घर बनाए हैं, उनको अपने घर पर बहुत ज्यादा घमंड है, और एक नया कार भी लिए हैं जिसका नाम है स्ट्रीमल इंड। ध्यान रखिएगा, नाम क्या है, स्ट्रीमल इंड। और उस कार का कीमत कितना है भाई, तो 7,500 रुपया उस कार का कीमत है, ठीक है। चलिए अब ध्यान रखिएगा, यहां पर उनका एक बेटा भी है, सेन साहब का एक बेटा है जिसका नाम है कांसू। सेन साहब का एक बेटा है जिसका क्या नाम है, सेन साहब का बेटा का क्या नाम है, तो कांसू नाम है, लेकिन प्यार से उसको लोग खोखा कह करके बुलाते हैं, खोखा, ठीक है ना, खोखा कह के बुलाते हैं। कांसू जो कि सेन साहब का बेटा है, सेन साहब का बेटा है, यानी कि एक लाखपति कह सकते हैं, कि लाखपति या फिर कह सकते हैं कि अमीर का बेटा है, अमीर का बेटा है, ठीक है ना। उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कांसू, लेकिन प्यार से उसे लोग क्या कहते हैं, खोखा कह के बुलाते हैं। तो यहां से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि कांसू का नाम दूसरा क्या था, कांसू का दूसरा नाम क्या था, या फिर कांसू को प्यार से लोग क्या कहते थे। अधिकांश बार यह क्वेश्चन पूछा है कि कांसू को प्यार से लोग क्या कहते थे, तो खोखा कह करके बुलाते थे। यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था। जो खोखा था, जो खोखा था, यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का अपवाद था, यानी कि इनके घर में जो भी नियम कानून, जो कायदा कानून चलता था ना, खोखा कहता था कि हम एको गो नियम नहीं मानेंगे। खोखा क्या कहता था कि एको गो हम नियम नहीं मानेंगे, मतलब एकदम मनसौखियल होल था। इतना इसको दुलार प्यार मिला था अपने माता पिता से कि यह बिगड़ गया था, मनसौखियल हो गया था, और कोई नियम कानून नहीं मानता था। कोई इसको कहबो करता था, अरे कहां जा रहा है, हम कहीं जाए तोरा मतलब। अगर सेन साहब भी पूछ दे कि खोखा कहां जा रहा है, तो हम कहीं जाए तोरा मतलब, तुझे काम कर रहा है जो तू अपन करते रहा। वाह क्या बात है, इस प्रकार से बोलता था, ठीक है ना। मतलब जो खोखा था ना, एकदम मनमतंग हो गया था, बिगड़ गया था, हाथ से निकल गया था सेन साहब का। तो इसलिए लेखक कहते हैं कि यह अपने घर के बनाए गए सभी नियमों का क्या था, अपवाद था। अब सिर्फ ध्यान रखिएगा, यहां पर एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो सेन साहब थे ना, कौन थे भाई, तो सेन साहब, सेन साहब का एक पुत्र था, सेन साहब का एक पुत्र था, एक पुत्र था, और पुत्री कितना था, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। तो 5 पुत्री था। कितना पुत्री था भाई, 5 पुत्री था। एक पुत्र था और 5 पुत्री, यानी कि एक बेटा था और एक बेटा था और 5 बेटी थी। क्या कह रहा है कि इनकी 5 पुत्रियां थी, जिसे क्या बना करके रखा गया था, तो कठपुतली। बेटियों को कठपुतली बना के रखा गया था। बेटियों के लिए सारा नियम कायदा कानून था, लेकिन बेटा को एकदम आजाद किए हुए थे। बेटी को घर से बाहर निकलने का इजाजत नहीं था, रे घर से बाहर नहीं जाएगी, किसी से बातचीत नहीं करेगी, घर के नियम का पालन करेगी। मतलब बेटी के लिए पूरा नियम कायदा कानून, एकदम बेटी को नियम कानून में जकड़ करके रखे हुए हैं, लेकिन बेटा को आजाद छोड़ दिए हैं, बेटा कहीं जाओ, उड़ता पंछी बना दिए थे, ठीक है ना। तो कह रहे हैं लेखक यहाँ पर कि उनकी 5 पुत्रियां थी, यानी कि 5 बेटी थी, जिसे कठपुतली के समान माना गया है। इसे हर प्रकार का तमीज सिखाया गया, पर खोखा को एक भी तमीज नहीं सिखाया गया। यानी बेटी को सेन साहब और उनके परिवार वाले हर एक प्रकार का तमीज सिखाए, ऐसे करना है, ऐसे करना है, समाज में ऐसा रहना चाहिए, देखो बाबू ऐसे करो, लेकिन खोखा के लिए तुम जो करो सब सही है, ठीक है ना। तो पूरा तमीज, पूरा नियम कानून, पूरा कायदा कानून किसके लिए था, सिर्फ बेटियों के लिए था। और खोखा, जिसको कि प्यार से लोग क्या बुलाते थे, खोखा बुलाते थे, नाम था कांसू। तो खोखा के लिए कोई नियम कानून नहीं था, जिधर जाओ, जिधर घूमो, जो चीज तोड़ना फोड़ना है फोड़ दो ना। कुर्सी भी तोड़ दिया, अरे बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, बेटा इंजीनियर बनेगा, कुर्सी तोड़ दिया ना, इसको बनाने का प्रयास कर रहा है। लाइट फोड़ दिया, बोर्ड वाला मोटर तोड़ दिया, मतलब कुछ भी कर तोड़ फोड़ कर दिया ना, तो समझिए को वह इंजीनियरिंग कर रहा है। लेकिन अगर बेटी तोड़ दे तो पकड़ के कुटा जाएगी। अगर बेटी तोड़ दे कोई चीज तो घर में उसकी कुटाई हो जाती थी, मरम्मत हो जाता था,
ठीक है ना, बेटियों को पीटा जाता था, लेकिन अगर खोखा कोई सामान तोड़ देना तो लगता था ना कि यह इंजीनियर बनेगा। ठीक है ना, इतना मन पर चढ़ा करके रखे हुए थे खोखा को। अब देखिए यहां तक आप लोग समझ गए ना, पहला पेज तो आप लोग समझ गए। उसके बाद कांसू इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है, यानी कि जो खोखा है इस कहानी में बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। ठीक है ना, कांसू यानी खोखा इस कहानी में बिगड़े बाप का, यहां पर लेखक बिगड़ा बाप इसलिए कहे हैं क्योंकि सेन साहब भी कम नहीं था, सेन साहब भी एकदम घमंडी आदमी था, गरीबों का मदद नहीं करता था। ठीक है ना, तो सेन साहब भी एक तरह से समझिए कि बिगड़ा हुआ आदमी था, इसलिए लेखक कहते हैं कि जो खोखा है, जो कांसू है, वह बिगड़े बाप का बिगड़ा संतान है। यह एक जिद्दी लड़का है, जो खोखा है ना, यह एक जिद्दी लड़का है, जो उसके मन में आता है वही करता है। खोखा के मन में जो आता है वो वही करता है। वह पिता के जैसा अहंकारी है, यानी कि जैसा घमंडी बाप है वैसा घमंडी बेटा है। समझ में आ रहा है ना, पढ़ने में तो बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आएगा, बस आप लोग ध्यान से पढ़िए। ठीक है, जो खोखा है वह पिता के जैसा ही घमंडी है, अहंकारी है, उसकी हर गलती में माता पिता को खुशी होती है। यानी कि खोखा चाहे कोई भी गलती कर दे उसमें माता पिता को खुशी होती है कि वाह हमारा बेटा यह गलती कर दिया है, हमारा बेटा ये गलती। मान लिया जाए कि जैसे ये डिजिटल बोर्ड है, इसको फोड़ दिया ना तो लोग क्या कहेगा, अच्छा बेटा फोड़ दिया, अच्छा लगता है कि इंजीनियरिंग सीख रहा था कि कैसे कैसे बना है। ठीक है ना, इस प्रकार से होता था। मोबाइल फोड़ दिया, अच्छा मोबाइल फोड़ दिया जी, ओ बेटा सीख रहा होगा कि कैसे कैसे इसके अंदर का पार्ट पुर्जा है, इंजीनियर बनेगा ना। तो यानी कि खोखा के हर एक गलती में माता पिता को क्या होता था भाई, खुशी होता था। आजकल के अगर बेटा मोबाइल फोड़ दे, मोबाइल तो छोड़ो ना भाई, कहीं अगर बॉल लगा रहा हो होल्डर में, अगर गलती से बॉल छूट जाए, धरती पर गिर जाए 10 रुपया का, तो क्या हालत हो जाता है बेचारे का। डर के मारे अपने अपने जेब से पैसा लगा करके नया बॉल ला कर लगा देते हैं कि मम्मी पापा के पता ना चले, नहीं तो मरम्मत हो जाएगा, कुटाई हो जाएगा। ठीक है ना, डांटो लगेगा। ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं। बहुत सारे बच्चों के घर में हो सकता है कि खोखा के जैसा ही आज़ादी होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चों के घर में अभी भी आज़ादी नहीं है, कंट्रोल में रहते हैं, अपने माता पिता के बात पर चलते हैं, और चलना भी चाहिए। ठीक है ना, माता पिता के बात पर चलना भी चाहिए। तो खोखा के हर एक गलती में माता पिता को खुशी होती है कि मेरा बेटा आगे चल करके क्या बनेगा भाई, तो इंजीनियर बनेगा, चाहे कोई भी गलती कर दे। खोखा के माता पिता को लगता था कि हमारा बेटा आगे चल करके क्या बनेगा, तो इंजीनियर बनेगा। इस कहानी में अब देखिए, यहां तक तो आप लोग समझ गए सेन साहब के बारे में, सेन साहब के बेटा खोखा के बारे में, उनकी 5 बेटी है इसके बारे में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है सेन साहब की कितनी बेटियां थी, तो 5 बेटियां थी। यहां से एक क्वेश्चन पूछता है। ठीक है ना, तो यहां तक सेन साहब का कहानी हो गया। यहां तक किसका कहानी हो गया भाई, सेन साहब का कहानी। अब यहां से कहानी का दूसरा पार्ट है। अब यहां से कहानी का दूसरा पार्ट है, यानी कि इंटरवल के बाद, फिल्म में इंटरवल होता है ना, तो इंटरवल के बाद दूसरा सीन आप लोग देखिए। इस कहानी में मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है। इस कहानी में मदन, एक लड़का का नाम क्या है, मदन क्या है भाई, तो एक लड़का है। मदन भी क्या है, एक लड़का है, जो कि अगर कहा जाए तो खोखा के उम्र का ही है। ठीक है ना, खोखा के उम्र का ही है, खोखा के जैसा ही छोटा बच्चा है, जिसका नाम क्या है, मदन है। और मदन एक गरीब पिता गिरधर लाल का बेटा है, यानी कि मदन के पिता का क्या नाम है, गिरधर लाल नाम है। बार बार यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि मदन के पिता का क्या नाम है, या फिर पूछ देगा गिरधर लाल कौन है भाई, तो गिरधर लाल कौन है, मदन का पिता है। गिरधर लाल कौन है, तो मदन का पिता है, याद रहेगा ना, मदन का पिता है कौन, गिरधर लाल। तो इस कहानी में खोखा तो हो गया, सेन साहब हो गए, इसके अलावा दूसरा पात्र भी है मदन। ठीक है, मदन जो कि किनका बेटा है, तो गिरधर लाल का बेटा है। अब गिरधर लाल कौन है भाई, गिरधर लाल कौन है, तो गिरधर लाल एक बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति है। गिरधर लाल जो कि बेचारा गरीब आदमी है, ठीक है ना, वह क्या है, तो बहुत ही ईमानदार और स्वाभिमानी व्यक्ति है। और यह जो गिरधर लाल है, यह सेन साहब के यहाँ ही नौकरी का काम करता था, सॉरी नौकरी करता था। सेन साहब के यहाँ ही क्या करता था, नौकरी करता था। ठीक है, सेन साहब के यहाँ ही क्या करता था, नौकरी करता था। किस चीज का नौकरी करता था, तो ध्यान रखिएगा, किरानी का नौकरी करता था। किस चीज का, किरानी का।
लिखा पढ़ी वाला काम जो किरानी करता है ना, वही किरानी का काम करता था कौन? गिरधर लाल। बेचारा गरीब आदमी था, 2-4 हजार रुपया वेतन मिलता होगा, इसमें वह बेचारा सेन साहब के यहाँ रह करके काम करता था, ठीक है ना, पेट पालने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। एक समय की बात है कि जब मदन कार को छूना चाहता है, यानी कि यह मदन बेचारा गरीब लड़का था, गिरधर लाल का बेटा यह मदन गरीब लड़का था, यह सिर्फ कार को देखता था, अरे भाई रोड पर कार जा रहा है ना, तो देखता था कितना अच्छा कार है, इसको लगता था कि कभी हम कार को छू करके देखें कि कार आखिर होता कैसा है, जब छूते हैं तो कैसा फील होता है। यानी मदन को लगता था कि हम कार पर तो कभी चढ़ना तो दूर गया, बेचारा छुआ तक नहीं था कार को, इतना गरीब था कि कार पर चढ़ना तो दूर गया, कभी कार को छुआ तक नहीं था। तो एक दिन यह प्रयास किया कि जो सेन साहब वाला कार है ना, जो मालिक वाला कार है, उसको जरा छू करके देखते हैं कि कैसा होता है, चिकन होता है कि जरा मुलायम होता है, कैसा होता है, बेचारा छू करके देखना चाह रहा था, ठीक है ना। उसी समय सेन साहब के ड्राइवर सोफर ने, सेन साहब के ड्राइवर का क्या नाम था भाई? तो सोफर नाम था, आप लोग ध्यान रखिएगा। तो जिस समय मदन कार को छूना चाहता है, उसी समय सेन साहब का ड्राइवर जो सोफर था उसे धक्का मार देता है और वह सड़क पर गिर जाता है। यानी कि जैसे ही वह कार को छूने का प्रयास करता है ना, ऐसे करके सेन साहब का ड्राइवर देखता है तरीके तो कार के छू रहा है, उसको धक्का मार देता है, धक्का मार देता है, बेचारा मदन गिर जाता है रोड पर, ठीक है ना। बताइए कितना खराब आदमी था। अरे भाई कार को छू देता तो क्या होता? कार पचक जाता क्या है? जो कार का रंग है वो उतर जाता, क्या हो जाता? लेकिन जैसा ड्राइवर था, सॉरी जैसा मालिक था वैसा ड्राइवर भी था। जब मालिक सिखा करके रखा था सेन साहब कि कोई किसी को कार छूने मत देना, खास करके वो गरीब आदमी को तो मत छूने देना जो हमारे यहाँ नौकर का काम करता है, इस प्रकार से उसको सिखा करके रखता था, ठीक है ना। तो जैसे ही वह कार छूने का प्रयास करता है, उसे धक्का मार दिया जाता है और वह सड़क पर गिर गया, जिसके संदर्भ में पैर से खून निकलने लगा। सड़क पर गिट्टी उट्टी होगा, बेचारा के पैर में गड़ गया होगा, तो पैर से क्या हुआ? खून निकलने लग गया। किसका? तो मदन का। मदन का पैर से खून निकलने लग गया और इस प्रकार झूठा आरोप लगा करके मदन की पिटाई करवाई जाती है। यानी कि झूठा आरोप लगा दिया गया। क्या झूठा आरोप लगाया गया भाई? हो सकता है बोल दिया हो ड्राइवर कि कार का शीशा तोड़ने का प्रयास कर रहा था, कार में से हवा निकाल रहा था, ठीक है ना। इस प्रकार से झूठा आरोप लगा करके मदन को पिटवाया जाता है। कौन पीटता है? तो गिरधर लाल ही पीटते होंगे। अपने बेटा को कौन पीटेगा? बाप ही ने पीटेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है भाई? गिरधर लाल पीट देता है किसको? मदन को। जबकि गिरधर लाल को पता था कि हमारा बेटा गलती नहीं किया होगा। गिरधर लाल बाप को पता था कि हमारा बेटा गलती नहीं किया है, लेकिन क्या करे, मालिक का बात रखने के लिए, मालिक को खुशी है कि हमारा बेटा पिटा है, तो इसलिए वह अपने बेटा को पीट देते हैं। क्या करते हैं भाई? उसकी पिटाई करवाई जाती है। अर्थात इस कहानी में जब कोई गरीब किसी की शरण में रहता है तो वह किसी गरीब का साथ नहीं देता है। यानी कि लेखक कहते हैं कि जब कोई गरीब आदमी किसी के शरण में रहता है तो उस गरीब आदमी का वह कद्र नहीं करता है, उस गरीब आदमी का वह साथ नहीं देता है, ठीक है ना। तो यहां तक आप लोग समझ गए, यहां तक आप लोग समझ गए कि मदन गिरधर लाल का बेटा है, बहुत गरीब बेचारा परिवार है, लेकिन बहुत अच्छा है, ईमानदार है, स्वाभिमानी है। और एक दिन जब गिरधर लाल का बेटा मदन कार को छूने का प्रयास करता है तो जो कार का ड्राइवर है सोफर, वह उसे धक्का दे देता है, ठीक है ना। कार का जो ड्राइवर है सोफर उसे धक्का दे देता है, उस पर झूठा इल्जाम लगा देता है। उसके बाद आगे कहानी है। इस कहानी में कांसू और मदन के झगड़े का मूल कारण लट्टू के खेल को माना जाता है। एक दिन क्या होता है कि वो सब तो कहानी खत्म हो गया, बेचारा धक्का मार दिया किसी तरह से, फिर रो कान के बेचारा रह गया। एक दिन क्या होता है कि जो मदन है, गरीब लड़का था, गरीब लड़कों के साथ में लट्टू खेल रहा था। लट्टू आप लोग नचाए हैं? लट्टू एकदम धागा इसे लपेट करके इसे मारते थे ना, तो एकदम घिनघिना जाता था। लट्टू लट्टू कितने लोग नचाए हैं जरा बोलिए तो? लट्टू कितने लोग नचाए हैं? हम भी नचाने का प्रयास करते थे, हमसे नचबे नहीं करता था। ऐसे करके इसे धागा लपेट करके मारते थे ना, तो लट्टुए फेंका जाता था बड़ा दूर। और कितने लोग को तो देखे हैं कि मारते हैं ना तो 1 मिनट तक नचाते रहते हैं, हाथों पर लेकर के इसे नचाते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को देखे हैं। तो एक दिन क्या हुआ ना कि जो मदन था वो वह कुछ गरीब लड़कों के साथ में क्या खेल रहा था भाई? लट्टू खेल रहा था। और लट्टू खेलते खेलते कांसू से कैसे लड़ाई हुआ आप लोग समझिए। देखिए, कह रहा है कि जब मदन को गाड़ी छूने नहीं दिया गया और उसके बदले धकेल दिया गया, इस बात को लेकर के मदन ने भी लट्टू खेलने से इनकार कर दिया। यानी कि जब मदन लट्टू खेल रहा था तो कांसू गया, खोखा गया वहां पर, ठीक है ना, और बोला मदन से
ओए लट्टू हमहू खेलेंगे, लट्टू हमहू खेलेंगे जी, सिर्फ तुम ही लोग खेलोगे, हम ही खेलेंगे। तब क्या बोलता है मदन, बेटा जहिया तोर बाबू के कार के छुलू हल तो ड्राइवर हमारा धक्का मार दिया था, आज तुमको हम लट्टू खेलने देंगे? नहीं खेलने देंगे तुमको, जे करना है जे कर लो। बड़का तू तोर गाड़ी नहीं, लट्टू हमर है, नहीं खेले देंगे। गाड़ी तो तू छुए नहीं दिया था, तुमको हम लट्टू छुए देंगे? नहीं छुए देंगे तुमको लट्टू, जे करना है जे कर लो। मदन भी कम तेज नहीं था, गरीब था जरूर लेकिन स्वाभिमानी था, ठीक है ना, गरीब था जरूर लेकिन स्वाभिमानी था। वह गाड़ी को छूने नहीं दिया था, उसका बदला में क्या किया था, ढकेल दिया था। इस बात को लेकर के मदन गुस्सा था और वह खोखा को कहता है कि तुमको लट्टू नहीं खेले देंगे, तुम्हारा बाप क्यों नहीं हमको गाड़ी के छूने दिया, तुमको क्या करेंगे, लट्टू नहीं खेलने देंगे। और वह लट्टू खिलाने से क्या करता है, इनकार कर देता है। तो कांसू ने मदन को 2-4 घुस्सा जमा दिया। मदन तो मन बढ़ू लड़का था, एकदम मनसौखियल था, बाप उसको एकदम फुला करके रख लेता कि बेटा जे करना है जे करो। तो जब खोखा कहता है ना, जब कांसू कहता है मदन से कि लट्टू खेलेंगे, और जब मदन मना कर देता है कि नहीं तुमको लट्टू नहीं खिलाएंगे, तभी मनसौखियल है ये था, बेचारा मदन को 2-4 घुस्सा जमा दिया, ठीक है ना। मदन को क्या किया, 2-4 घुस्सा जमा दिया, बेचारा को पीट दिया। अब मदन भी कम नहीं था, अभी का उसके बाप के सामने था, हैं, अभी तो अकेले में था, इसके पास तो 2-4 गो दोस्तों था, जो लट्टू पहले से खेल रहा था, इसके पास ताकत बढ़ल था। ये क्या किया कि खोखा के मार के 2 दांते तोड़ दिया। जो आगे वाला दांत होता है ना, 2 ऊपर वाला, वो मार करके 2 दांते तोड़ दिया। उसको 2-4 घुस्सा मारा तो मार के 2 दांते तोड़ दिया। ये भी कम नहीं था, मदन भी कम नहीं था, बेचारा स्वाभिमानी था, इसको गाड़ी छूने के लिए नहीं दिया था ना, एक तो इसी गोसाइल था, ऊपर से आके कहता है कि हमको लट्टू खिलाओ, और नहीं खिलाया तो 2-4 घुस्सा मारियो दिया। तब अंत में क्या किया ना कि तब मदन ने भी कांसू के 2 दांत तोड़ डाले। मदन ने कांसू के 2 दांत तोड़ डाले, मारा ऐसा फेंट ना कि एकदम 2 दांतिये टूट गया, ठीक है ना, 2 दांत तोड़ डाला। इसके माध्यम से कहानीकार बताना चाहता है कि बालक जिद्दी होता है, उसे अमीर और गरीब का समझ नहीं होता है। अब बताइए, मदन को यह समझ होता कि हमसे ये अमीर आदमी है, अगर हम 2 दांत तोड़ देंगे तो बाद में बड़ी दिक्कत करेगा, हमको भी पीटेगा, तो कभी वो करता। लेकिन उसको अमीर गरीब का समझ नहीं था, उसको एक ही चीज था कि बेटा बदला लेना है तुमसे, कार नहीं छूने दिया, हमको गिट्टी गड़ गया, पैर में खून निकलने लगा, और तू आया है लट्टू खेलने के लिए। जैसे वो हाथ लगाया ना, 2-4 घुस्सा मारा ना, तो मार के 2 दांते तोड़ दिया, ठीक है ना। इसको क्या समझ था कि अमीरी क्या होता है, गरीबी क्या होता है, हम गमीर है, हम गरीब है और तुम अमीर है, इसको क्या समझ था, कुछ समझ नहीं था। ये तो बस जानता था कि हमर बस बदला लेना है, हमरा तो गाड़ी नहीं छुए दिया, तुमको हम लट्टू छुए देंगे, इस प्रकार से, ठीक है ना। तो गरीब का समझ नहीं होता, इसको अमीर गरीब का। इस प्रकार से पिटाई करने के बाद गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। बताइए कि जिस बेटा को घर में मनसौखियल बना करके रखा जाए, अगर कोई उसको मार के 2 दांत तोड़ दे तो उसका बाप के कोई नौकरी पर रखेगा जी, कहेगा कि तोर बेटवा हमारे बेटा का मार के 2 दांत तोड़ दिया है, हम तुमको नौकरी पर अब नहीं रखेंगे, चल जाओ तू। अब क्या हुआ भाई कि गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। सेन साहब कहता है कि अब तुमको हम नौकरी पर नहीं रखेंगे, ठीक है ना, तो गिरधर लाल को नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं गिरधर लाल जो रोज अपने बेटे की पिटाई करता था, उस दिन पिटाई न करके छाती से लगा लिया। यानी कि रोज दिन गिरधर लाल अपने बेटे को पिटाई करता था कोई गलती के लिए, मदन कोई भी गलती करता था तो गिरधर लाल उसको पीट देता था। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि जब खोखा के 2 दांत तोड़ डाला, तो उस दिन मदन का पिटाई नहीं हुआ, उस दिन मदन का पिटाई नहीं हुआ, बल्कि गिरधर लाल उठा करके अपने गले से लगा लिया। उठा करके गिरधर लाल क्या किया, अपने गले से लगा लिया। क्यों भाई, कहा कि आज तुमने अपने पिता और अपने अपमान का बदला ले लिया। कहा कि जितना दिन तक हमारा अपमान होते रहा, इस सेन साहबा हमारा अपमान करता था, हमारी बेइज्जती करता था, आज बेटा तू सब के बदला ले लिया है, ठीक है ना। आज तू मतलब समझिए कि खोखा के शरीर पर एक खरोंच तक नहीं लगने देता था सेन साहब, और अगर 2 दांत तोड़ दिया, कितना उसको दुख हुआ होगा, है। तो इसलिए गिरधर लाल क्या किया ना कि अपन बेटा मदन को, सॉरी हाँ, अपन बेटा मदन को उठा करके और एकदम गला से लगा लिया कि बेटा आज तू हमरो बदला ले लिया और अपनो बदला ले लिया, ठीक है ना। आज 2 दांत तोड़ दिया, हमारे एकदम मन खुश हो गया, चाहे हमें नौकरी से निकाल दे, इस बात का हमें गम नहीं है, लेकिन हम इस बात से खुश हैं कि तू अगर 2 दांत तोड़ दिया। यानी कि गिरधर लाल भी खुश और मदन भी खुश, ठीक है ना। तो कहानी यही था, कुल मिलाकर के कहानी आपका यही था, जो कि बहुत ही ज्यादा जबरदस्त कहानी है एकदम, ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या है, जबरदस्त कहानी है।
तो कहानी का सारांश आप लोग समझ गए, इतना सा ही कहानी है जो कि बहुत ही ज्यादा लाजवाब कहानी है, इसका सारांश हम आपको बता दिए। तो कहानी पूरा अच्छे तरीके से समझ में आया कि नहीं आया? कहानी एकदम मस्त तरीके से समझ में आया ना? जी हाँ सर, बिल्कुल समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। तो अगर कहानी आपको समझ में आ गया हो पूरे अच्छे तरीके से, तो अब हम आपको अगले क्लास में बताएंगे इस कहानी का सभी प्रश्न और उसके उत्तर जो आपके किताब में दिए हुए हैं। आपके किताब में लगता है कि कुल 14 क्वेश्चन दिया गया है, कुल 14 क्वेश्चन दिया गया है। तो अगले क्लास में हम आपको इस 14 क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस 14 प्रश्न का उत्तर बताएंगे एकदम आसान भाषा में। तो अगला क्लास आप लोग जरूर करिएगा और सभी प्रश्न का उत्तर हम आपको बारी बारी से समझा करके, एकदम बारीकी से समझा करके बताएंगे, ठीक है ना? तो अगला क्लास आप लोग जरूर करिएगा, जिसमें हम आपको क्या बताएंगे भाई? तो जिसमें हम आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर होगा। तो आप लोग जरूर, क्योंकि इस चैप्टर से बहुत सारा प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए हम आपको बार बार बोल रहे हैं। तो चलिए अगले क्लास में हम आपको बताएंगे इस चैप्टर का पूरा प्रश्न उत्तर। तो आज का यह क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो सबसे पहले और जाते जाते आप लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में एक कमेंट जरूर करिए, उसमें बताइए कि आपको कहानी जो है ना, कहानी का सारांश, हमारे पढ़ाने का तरीका कैसा लगा। क्योंकि हम जिस तरीके से आपको पढ़ाए, आपको कितना समझ में आया, आप लोग नीचे कमेंट करके एक बार जरूर बताइए। फटाफट से आप लोग कमेंट करके बताइए कि आपको कहानी कैसा लगा, जल्दी से, ठीक है? चलिए, तो आज का यह क्लास यहीं पे समाप्त किया जाए, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।